हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2021-22 का सेक्शन बी जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ द एरर्स एंड मेथड्स फॉर द मिनिमाइजिंग देम। कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं और ऐसे कौन से मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर तीनों तरह के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके वाइवा में भी, प्रैक्टिकल एग्जाम के समय वाइवा में भी यह पूछा जाता है। ठीक है, एंड एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है या फिर जो प्रैक्टिकल वैल्यू आता है, उस वह वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जिसको जितना वैल्यू मतलब रेंज में हमें लाना होता है, दोनों के डिफरेंस को ही कहते हैं एरर्स। ठीक है, मान लीजिए 100 उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हो गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 120, 110 जो भी आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा एरर्स। ठीक है, मतलब उतना एरर आ रहा है। ठीक है, द एरर इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो टू मेजर कैटेगरी ऑफ द एरर आर द एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर। हमारे दो कैटेगरी होते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट क्या होता है, जो हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, सेम वही डिफिनेशन होता है एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, सेकंड जो होता है रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एरर दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एरर्स, जो कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज टू मेन क्लासेस, डिटर्मिनेट एरर्स एंड द इनडिटर्मिनेट एरर्स। तो पहला हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेट एरर के बारे में। दीज आर एज सर्टेनेबल एरर्स। सर्टेनेबल अचानक हो जाते हैं, दैट कैन बी आइदर अवॉइडेबल और करेक्टेड। ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर अगर दिख जाता है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, द एरर में बी कांस्टेंट एज इन द केस ऑफ वेइंग विद अनकैलिब्रेटेड वेट्स और द इन मेजरिंग या वैल्यू यूजिंग द ब्यूरेट और द पिपेट। जब अनकैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, मतलब कि कोई भी पिपेट है, ब्यूरेट है, टेस्ट ट्यूब है, उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हर बार उसको क्लीन कर देना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है क्लीन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अनकैलिब्रेटेड फॉर्म रहता है, थोड़ा बहुत उसमें एरर आ जाता है। डिटर्मिनेट एरर अराइज ड्यू टू, मतलब कहाँ से अराइज होता है, इसको याद करने के लिए सबसे इसको याद कर लीजिए 4M से। 4M से याद हो जाएगा आपको, मैन, मेथड, मशीन और मटेरियल। ये चारों ऐसे स्रोत हैं, ऐसे सोर्स हैं जहाँ से सब एरर उत्पन्न होते हैं। मैन जो काम करता है, मेथड कौन सा मेथड यूज होता है उसमें कोई एरर हो जाए, मशीन में कोई एरर हो, मटेरियल में कोई एरर हो। पहले चलिए पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब मशीन। ठीक है, फॉल्टी इक्विपमेंट कोई होगा जो परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा से, उसके द्वारा हो सकता है। पर्सनल एरर, जो काम कर रहा है आदमी, उसकी केयरलेसनेस के कारण हो सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑपरेटिव एरर। ठीक है, अकर्ड बाय द पर्सन। केमिकल एरर होता है जो हमारा मटेरियल होता है। ठीक है, केमिकल एरर मटेरियल मतलब इम्प्योरिटी हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, इसके द्वारा हो सकता है। मेथड एरर होता है, मेथड में क्या होता है, फॉल्टी मेथड, कोई ऐसा मेथड है जैसे कि को प्रिसिपिटेशन ऑफ द इम्प्योरिटी, इनकम्प्लीट रिएक्शन, ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण मतलब मेथड में ही दिक्कत हो जाता है और हमारा रिजल्ट एरर आता है। ठीक है, एरर ऑफ दिस कैटेगरीज आर यूजुअली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब कि ये इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ दिक्कत कहाँ है, और उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है, आल्सो कॉल द एक्सीडेंटल और द रैंडम एरर, दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इसको हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, जल्दी पता नहीं लगता कि हाँ दिक्कत क्या है, एरर कहाँ है, हैंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अगर पता नहीं लगेगा तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इट इज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनडिटर्मिनेट एरर ऑफ द वेरियस मैग्नीट्यूड शोन इन द ग्राफ। इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ को बनाइए और समझिए इसको। स्मॉलर एरर विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, छोटा सा एरर होगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको सही करना बहुत ही कठिन काम होता है। ठीक है, मेथड टू मिनिमाइज द एरर, कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सेम वही जो हमारे सोर्स होते हैं वही मेथड होते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है तो इंस्ट्रूमेंट में एक सुधार ला करके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो कैन बी मिनिमाइज बाय चेकिंग, एनालाइजिंग द मशीन एंड द देयर परफॉर्मेंस। मशीन को चेक करेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं, फिर उसको सही करेंगे। पर्सनल एरर मतलब मैन से कोई दिक्कत हो रहा है तो उसमें स्किल पर्सन को ऐड करेंगे जो काम को जानता है, अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, केमिकल में एरर है मतलब कि मटेरियल में, तो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से लाएंगे, उसको इम्प्योरिटी ना हो, उसमें कंटामिनेटेड ना हो। एरर इन द मेथडोलॉजी, मेथड में दिक्कत है तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, रिडक्शन
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे आप रिएक्शन का बाय स्किल पर्सन, उसमें जो स्किल पर्सन होगा वो कंटिन्यूस उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट एरर होता है, द इंटायर प्रोसीजर ऑफ द एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट इन द वेल प्लान मैनर। जब पूरा इनडिटर्माइन एरर क्यों होता है, जब हमारा कोई प्लान जो हम लोग करते हैं उसमें कहीं दिक्कत होता है, तो एक वेल प्लान मैनर बनाएंगे जिसके द्वारा हम अपना काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबलिंग सॉल्वेंट एंड द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट विद द सुइटेबल एग्जाम्पल। अब देखिए आपके यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का, सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ऐसा टाइट्रेशन किसे कहते हैं? टाइट्रेशन जब भी आप पढ़िए टाइट्रेशन के समय आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आप इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। ये होता है ब्यूरेट, ग्रेजुएटेड ब्यूरेट, ठीक है। ये होता है कोनिकल फ्लास्क भी यहाँ होता है, यहाँ होता है कोनिकल फ्लास्क एक्चुअली, ठीक है। टाइट्रेंट नोन कंसंट्रेशन, टाइट्रेट या एनालाइट अननोन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन का यूज करके हम लोग अननोन कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। रिंग स्टैंड होता है, इसको आप बना लीजिएगा। नॉन एक्वस टाइट्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें एक्वस का यूज, एक्वस मतलब होता है वाटर, वाटर का यूज ना हो, सॉल्वेंट के स्थान पे वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो। टाइट्रेशन परफॉर्म्ड इन द सॉल्वेंट मीडियम विच डज नॉट कंटेन वाटर, वह वाटर नहीं कंटेन किया हो, क्या कंटेन किया हो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड टाइट्रेटेड यूजिंग एसिड और बेस एज टाइट्रेंट। एसिड और बेस का यूज करके हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। थियरी इज सेम एज द एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह होता है। रिएक्शन कैरी आउट इन द नॉन एक्वस मीडियम एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिक एसिड एंड द बेस, ठीक है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यूज टू टाइट्रेट ऑर्गेनिक एसिड और द बेस, ऑर्गेनिक एसिड या बेस को हम लोग टाइट्रेट करते हैं जो कि सॉल्वल इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इट कैन टाइट्रेट वीक एसिड एंड द बेस दैट आर इम्पॉसिबल टू टाइट्रेट इन द वाटर। जो वाटर में टाइट्रेट नहीं हो सकता है उसको हम लोग नॉन एक्वस फॉर्म में, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करके हम लोग उसको टाइट्रेट करते हैं। आल्सो यूज टू टाइट्रेट सैंपल दैट कंटेन द एसिड कम्बिनेशन। बहुत सारे एसिड का कम्बिनेशन होता है जिसमें उसको जो होता है हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ करके ज्ञात करते हैं। इंटरनल इंडिकेटर कैन डिलीवर अ क्यूक एंड प्रिसाइज रिजल्ट। जो हमारा उसी सॉल्यूशन का एक ऐसा केमिकल होगा जो स्वतः जो होता है इंड पॉइंट को बताएगा और प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, मतलब कि एकदम एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी लाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ब्रॉन्स्टेड लोरी एंड द लीविस थ्योरी। जो मेथड होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी एंड द लीविस थ्योरी पे बेस होता है। इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक द ग्लेशियर स्टिक एसिड इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन रेडली व्हेन एसिटस परक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट। जब एसिटस परक्लोरिक एसिड को टाइट्रेंट के रूप में यूज़ करेंगे, मतलब कि नॉन कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ टाइट्रेंट मतलब यहाँ पे एसिटिक परक्लोरिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे और यहाँ ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा। यहाँ परक्लोरिक एसिड नॉन कंसंट्रेशन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड अननोन कंसंट्रेशन। जब यूज करेंगे जब रिएक्शन कराएंगे देखिए यहाँ पे परक्लोरिक एसिड HClO4। जब भी रिएक्शन लिखिएगा उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिएगा, वरना आपके नंबर में कटौती होगी। HClO4 + CH3COOH। इसको रिएक्शन कराएंगे तो एक टाइट्रेंट बनेगा CH3COOH+, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन आयन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। CH3COOH+ जो टाइट्रेंट है या किसी बेस जो अननोन कंसंट्रेशन है, बेस देखिए जो अननोन कंसंट्रेशन बेस है, इसमें बेस रहेगा अननोन कंसंट्रेशन, इससे रिएक्शन करेगा तो एक BH+ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि नॉन कंसंट्रेशन होगा। उसी के द्वारा हम लोग उसके मात्रा को, उसकी कंसंट्रेशन को ज्ञात करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वीकली एसिड सब्सटेंस like the phenol, barbiturate, etc. can be satisfactorily titrated in the dimethyl formamide solvent and using the alkali methoxide as a titrant, ठीक है। सेकंड उसमें देख लेते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है। लेवलिंग सॉल्वेंट, द सॉल्यूट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट कम्प्लीटली, मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट होता है जो किसी सॉल्यूट के साथ रिएक्शन करता है तो कम्प्लीटली उसको डिजॉल्व कर ले, मतलब रिएक्शन पूरा हो जाए, ठीक है। देखिए मीन्स एसिडिक सॉल्यूट HX, अगर यह HX एसिडिक सॉल्यूट है, डिजॉल्व करेंगे किसी बेसिक में तो क्या करें, देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। एसिडिक सॉल्यूट X एसिडिक मीडियम को दर्शा रहा है और H जो होता है वह सॉल्यूट को दर्शा रहा है, ठीक है। और सॉल्वेंट S हो गया, ठीक है। इसको रिएक्शन कराएंगे तो SS बनेगा, S सॉल्वेंट H सॉल्यूट, ठीक है। और X मतलब एसिडिक मीडियम। मान लीजिए हमारा जो भी कंटेनर है, फ्लास्क है, उस एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम हो रहा है तो ये जो X है एसिडिक मीडियम है, ठीक है। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन दैट इज ऑल द HX इज द कन्वर्टेड टू द SX। HX कन्वर्ट होता है किसमें, SH+ में, ठीक है। सॉल्वेंट इज सेड टू बी लेवलिंग सॉल्वेंट। उसी सॉल्वेंट को कहते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट जो कम्प्लीटली उसको कन्वर्ट कर दे। ड्रॉबैक क्या है, अगर
अगर सेम स्ट्रेंथ का सेम 2 एसिड अगर एक ही सॉल्यूशन में है तो उसको कंपेयर करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है? द सॉल्यूट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट कम्प्लीटली। रिएक्ट करता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं करता है। ऐसे सॉल्वेंट होता है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है लेकिन पूरा डिजॉल्व नहीं कर पाता, उसे कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज HA इधर एसिडिक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इसको डिजॉल्व करेगा, सॉल्वेंट इस सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा लेकिन टोटली नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ रिएक्शन नॉट गो कम्प्लीटली टू राइट द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन 2 तरह के होते हैं, एसिडिमेट्री एंड एल्कालीमेट्री। एसिडिमेट्री में क्या होता है? एसिड का यूज करके हम लोग बेस को डिटरमाइन करते हैं, बेस के कंसंट्रेशन को जानते हैं। और एल्कालीमेट्री में क्या होता है? एल्काली का मतलब बेस का यूज करके हम लोग एसिड के सब्सटेंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द डिटेल अकाउंट ऑफ मोहर्स मेथड एंड ओल्हार्स मेथड। देखिए आपके यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मोहर्स मेथड क्या होता है? यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, कैसे पता चलेगा? तो या मोहर्स मेथड के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। क्लोराइड आयन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हमें क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को ज्ञात करना है। तो इस क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए मोहर्स मेथड का यूज होता है। या मोहर्स मेथड जो होता है किसी इंडिकेटर का यूज करके क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को पता लगाया जाता है इसमें। ठीक है, इन दिस मेथड द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द क्लोराइड आयन सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसमें क्लोराइड आयन सॉल्यूशन भरा हुआ है, फिल हुआ है, इसके ऊपर जो होता है सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो होता है एक बन जाएगा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट फॉर्म में जाएगा। देखिए सिल्वर आयन एक्वस फॉर्म में, क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में, जिसको मिक्स करेंगे तो बनेगा प्रेसिपिटेट AgCl सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, सॉलिड लिक्विड। ठीक है, व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन आर प्रेसिपिटेटेड, जब सारे क्लोराइड आयन सिल्वर आयन से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो जो बचा हुआ सिल्वर आयन है, मान लीजिए सिल्वर आयन डालते जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, एक समय आएगा कि जो क्लोराइड आयन है वह सिल्वर आयन को पूरी तरह से प्रेसिपिटेट कर देगा। तो उसमें से कुछ एक्सेस मात्रा में जो बाद में प्रेसिपिटेट होने के बाद जो ऐड किया गया सिल्वर आयन होगा वो बच जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में वो बचा हुआ जो एक्सेस सिल्वर आयन रिएक्ट विद द क्रोमेट आयन फ्रॉम द पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। इसमें फिर पोटेशियम क्रोमेट, देखिए इसमें इंडिकेटर को ऐड करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर को। जो हमारा सिल्वर आयन एक्स्ट्रा बचा हुआ है वह पोटेशियम क्रोमेट आयन से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा एक प्रेसिपिटेट जो कि रेड ब्राउन कलर देगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सिल्वर आयन एक्वस फॉर्म में एंड द क्रोमेट आयन एक्वस फॉर्म में दोनों रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म द रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यही रेड ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्रोमेट विल बी फाउंड विच गिव द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। जब हमारा रेड कलर आ जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारा पूरा क्लोराइड आयन जो होता है प्रेसिपिटेट हो गया है और सिल्वर आयन हमारे इंडिकेटर से रिएक्शन कर दिया है, हमारा एंड पॉइंट आ गया है, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इट इज अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर सैंपल फॉर द डिफरेंट सोर्स, जैसे कि रिवर वाटर, सी वाटर, स्ट्रीम वाटर एक्सेट्रा। नोट कर लीजिएगा, मोहर्स टाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट अंडर द कंडीशन ऑफ द pH 6.5 to 9, मतलब कि न्यूट्रल pH और द बेसिक pH में यह मोहर्स मेथड का यूज होता है। इसमें 2 कंडीशन होते हैं, अगर हाई pH है, मतलब pH हाई है मतलब बेसिक फॉर्म है, तो उसमें क्या होता है सिल्वर आयन जो होता है रिमूव हो जाता है बाय द प्रेसिपिटेशन विद द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, मतलब रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्लोराइड आयन बाइंड नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो हमारा क्लोराइड आयन का पता भी नहीं चलेगा। एट लो कंसंट्रेशन क्रोमेट आयन में बी रिमूव्ड बाय एन एसिड बेस्ड रिएक्शन टू फॉर्म द हाइड्रोजन क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। अगर हमारा pH कम होगा तो क्रोमेट आयन जो हमारा इंडिकेटर है वो भी बाहर निकल जाएगा, तो वो बाइंड नहीं करेगा एज से, मतलब सिल्वर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारा एंड पॉइंट पता नहीं चल पाएगा। दो दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एंड पॉइंट। ओल्हार्स मेथड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जितने क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं हम लोग सारे आपके एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वाइवा के समय पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चंस भी आता है इसमें से। और हार्ट्स मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये भी क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है इन अ सॉल्यूशन यूजिंग द बैक टाइट्रेशन। इसमें बैक टाइट्रेशन होता है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि ये बैक टाइट्रेशन होता है, मतलब कि 2 बार टाइट्रेशन होता है इसमें। ठीक है, विद द पोटेशियम थायोसाइनाइड इंडिकेटर। ठीक है, इनिशियली एन एक्सेस वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग
क्लोराइड आयन। सेम इसी तरह से है कि क्लोराइड आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन है, उसमें सिल्वर आयन को ऐड करेंगे। दिस डन बिफोर टाइट्रेशन, इसको टाइट्रेशन से पहले कंप्लीट करेंगे। एंड दी प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, एक्वस फॉर्म में है। इसको जब मिक्स करेंगे तो AgCl का प्रिसिपिटेट फॉर्म बनेगा, ठीक है। आफ्टर दिस प्रिसिपिटेशन ऐड दी फेरिक आयन एंड पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। ये दो तरह के इंडिकेटर उस सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद एक्सेस ऑफ द सिल्वर आयन, मान लीजिए कि सेम उसी तरह से हो गया, इसमें हमारा सिल्वर क्लोराइड आयन था, ठीक है। हम लोग सिल्वर आयन को ऐड किए तो क्लोराइड आयन हमारा इसमें आया, सिल्वर आयन हमारा इसमें आया, क्लोराइड आयन को प्रिसिपिटेट किया। एक समय आएगा कि इसमें प्रेजेंट सारे क्लोराइड आयन जो होता है सिल्वर आयन से प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। उसके बाद जो ऐड किया हुआ सिल्वर आयन आएगा वह इस सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा, ठीक है। जब बचा रह जाएगा तो उससे रिएक्शन करेगा हमारा थायोसाइनेट, ठीक है। थायोसाइनेट उससे रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देगा जो कि पेल येलो कलर आएगा, ठीक है, हल्का सा येलो कलर आ जाएगा। देखिए, एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रिएक्ट विद द थायोसाइनेट सॉल्यूशन एट इंडिकेटर टू फॉर्म द सिल्वर थायोनेट प्रेसिपिटेट, जो कि येलो कलर का होगा, पेल येलो कलर, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन को लिख देते हैं। सिल्वर आयन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्शन करेगा। जब इसमें ऐड करेंगे हम लोग थायोसाइनेट इंडिकेटर को तो उससे रिएक्शन करेगा, बनाएगा पेल येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट, ठीक। अब स्लाइटली एक्सेस ऑफ द थायोसाइनेट, मान लीजिए एक समय आएगा इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग ना, थायोसाइनेट को ऐड कर रहे हैं, करते करते AgCl से प्रिसिपिटेट होता रहेगा। एक समय आएगा कि AgCl इसमें से ख़त्म हो जाएगा और एक्सेस मात्रा में हम लोग थायोसाइनेट को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्लाइटली एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट रिएक्ट विद द फेरिक आयन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अब फेरिक आयन जो उसमें हम लोग ऐड करेंगे वो भी इंडिकेटर है। जब उसको हम लोग ऐड करेंगे तो डार्क रेड कलर देगा, क्यों? क्योंकि जो थायोसाइनेट आयन है उससे रिएक्शन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वो कॉम्प्लेक्स जो होता है देगा एंड पॉइंट के रूप में रेड कलर, ठीक है, वो रेड कलर देगा। इसके रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया, फेरिक आयन Fe3+ एक्वस फॉर्म में एंड थायोसाइनेट आयन Hcl- एक्वस फॉर्म में, ठीक है। जब दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों इंडिकेटर ही हैं, तो ये फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ द डार्क रेड कलर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स करेंगे, ये भी देखिए एक्वस फॉर्म रहेगा। सारी जगह हम लोग देखेंगे लास्ट में सॉलिड फॉर्म में आया है, लेकिन यहाँ पे एक्वस फॉर्म का सॉल्यूशन प्राप्त होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा। कैलकुलेट द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितनी मात्रा में क्लोराइड आयन उसमें प्रेजेंट है। देखिए हम लोग मोहर्स मेथड पढ़े थे, वो होता है न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम यूज होता है, लेकिन जो ये हमारा ओलहर्ट्ज़ मेथड होता है ये एसिडिक मीडियम यूज होता है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और हम जल्द ही नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो आप वीडियो में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।